और इस बीच अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। मलबे से खामनेई का शव मिला है, जहां खामनेई की बेटी, दामाद, बहू की भी मौत की खबर निकलकर सामने आई है। जहां ईरानी मीडिया ने इन मौतों की पुष्टि की है। ईरान में 40 दिन के शोक का भी ऐलान किया गया है। ट्रंप ने खामनेई की मौत का दावा अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया था, और जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अगर खामनेई की मौत हो गई है तो पुष्टि क्यों नहीं की जा रही, या फिर अब तक कोई खबर क्यों नहीं निकलकर सामने आई। जिसके बाद आखिरकार तड़के सुबह ईरान की मीडिया की ओर से इस खबर की पुष्टि कर दी गई है, और यह भी बताया गया है कि मलबे से खामनेई का शव मिला है। इस बीच इजरायली अधिकारियों ने यह भी बताया था और बड़ा दावा किया था कि उनके पास सुप्रीम लीडर खामनेई की शव की तस्वीरें हैं। हालांकि वो तस्वीरें अब बाहर तो नहीं आई, लेकिन जिस तरह से ईरानी मीडिया ने दावा किया है और ईरानी मीडिया ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उससे यही लगता है कि अब सुप्रीम लीडर खामनेई इस दुनिया में नहीं रहे हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का दावा ट्रंप ने आते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर सीधा बोल दिया जाता है कि हमने जो है खामनेई को उनको इस दुनिया से खत्म कर दिया है, या फिर जैसा उन्होंने अपने बयान में भी कहा था कि एनहाइलेट कर देंगे हम दुनिया से उनको, तो वो लगभग अब होता हुआ दिख रहा है। क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर देर रात में जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया था, तब ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि नहीं की थी और खंडन किया था और कहा था कि हमले के पहले खामनेई और जो वहाँ के राष्ट्रपति उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। लेकिन जब ईरान का सरकारी मीडिया प्रेस टीवी उसने ये घोषणा कर दी है कि इस हमले में खामनेई की मौत हो गई है, इसके साथ ही उनकी बेटी, दामाद, नाती, उसकी भी मौत हुई है। जब ये हमला हुआ उस समय खामनेई अपने ऑफिस में बने दफ्तर में थे, तो यानी कह सकते हैं कि पिन पॉइंट सूचना के बाद ये हमला किया गया। और उसके पिछली बार भी हमने देखा था, हमला किया गया था, लेकिन उस समय खामनेई सुरक्षित स्थान पर थे। अभी जो है ईरान से बातचीत चल रही थी जेनेवा में अमेरिका की, तो खामनेई या ईरान के लोगों को लगा नहीं होगा कि अचानक से अमेरिका इस प्रकार से हमला करके उनके सर्वोच्च जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि खामनेई के बाद कौन? पहले चर्चा थी कि 3 लोगों में उनको उत्तराधिकारी चुना सकता है, जिसमें उनका बेटा भी है। और सबसे बड़ी चुनौती अब अमेरिका के सामने यह है कि जो एक IRGS जो उन्होंने खड़ी की थी, ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड्स की एक बड़ी फौज, जो ईरान और कट्टर इस्लाम के प्रति समर्पित थी, वो अब कितना अमेरिका से लोहा लेती है या अमेरिका उनको कितना खत्म कर पाता है। और अभी जैसे कुछ देर पहले खबरें आई हैं कि फिर से इजराइल की ओर से ड्रोन हमले किए गए इजराइल पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर या तो 2 स्थितियां हैं, या तो युद्ध और बढ़ सकता है अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए, ईरान की जो भी कमांडर हैं वो और घातक हमले कर सकते हैं, या मनोज जी कि जो शांति की बातचीत के लिए वो टेबल पर आ सकते हैं। मनोज जी, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए, इससे पहले भी हमने हम इतिहास में देख चुके हैं, अमेरिका हमला तो कर देता है, वहां की लीडरशिप को भी खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए लीबिया और सद्दाम हुसैन का उदाहरण सबसे बड़ा इसका जो है उदाहरण है कि अमेरिका हमला कर देता है, लीडरशिप को भी हटा देता है, लेकिन जो इंस्टेबिलिटी आती है, उस इंस्टेबिलिटी के लिए क्या अमेरिका कोई कदम उठा सकता है, जैसा उसने वेनेजुएला में उसके दिमाग में वो लेकर के चल रहा था कि देखिए हमें ऐसे नेता बनाना है। इसी तरह का क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, जो अनप्रेडिक्टेबल है सबसे बड़ी बात है ट्रंप, क्योंकि वेनेजुएला की जहाँ तक बात है, तो वहां पर जो एक उनकी विपक्षी नेता थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो माना ही जा रहा था जब वो ट्रंप से मिली थी और अपना नोबेल पुरस्कार उन्हें दिलाई थी कि शायद उनको गद्दी पर बैठा देंगे ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने वहाँ की उपराष्ट्रपति को गद्दी पर बैठाया और वो अपने हिसाब से वेनेजुएला को चला रहे। लेकिन वेनेजुएला चूंकि अमेरिका की पड़ोस में है और ईरान जो है एकदम डिफरेंट इलाका है, एकदम डिफरेंट कल्चर है, क्योंकि बगल के अफगानिस्तान में 10, 12, 15 साल रहने के बाद भी अमेरिका को अपने हथियार साजो सामान छोड़कर 2001 में भागना पड़ा था। उसके बाद फिर से तालिबान का शासन आ गया है। इराक का जो आपने जिक्र किया वो अभी तक स्टेबल हुआ नहीं है। यही हालत लीबिया के है।
और सीरिया में भी यही हालत है, क्योंकि हाल ही में वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और उनके जो शासक है वो रूस भाग गए हैं, लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा जो आतंकवादी जिसको अमेरिका ने घोषित किया था वो राष्ट्रपति बने बैठे और 125 करोड़ के इनामी को ट्रंप अपने बगल में उठा के हाथ मिलाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि ईरान में कौन, क्योंकि शहरयार पहलवी जिनका शासन खत्म करने के बाद इस्लामिक क्रांति हुई थी और खमेनी ने वहां पर इस्लामिक गणराज्य की प्रति नींव रखी थी। 46 साल का उनका शासन रहा है। कुछ उनके विरोधी भी रहे होंगे, कुछ समर्थक भी हैं, क्योंकि अभी जो तस्वीरें आ रही ईरान में लोग फूट फूट के सड़कों पे दिख रहे हैं, 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान है, तो बहुत इतना आसान नहीं होगा कि अगर शहरयार पहलवी जैसे कह रहे हैं कि ईरान के लोगों को अपनी आजादी के लिए सामने सड़क पर आना चाहिए, कि वो इतनी आसानी से शासन कर पाएंगे, या अमेरिका अपने फोर्स के दम पर उतने बड़े इलाके में शासन कर पाए या किसी पसंद के नेता को बिठा पाए। क्योंकि ये जो मानकर चली, क्योंकि जो विचारधारा की लड़ाई है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होना, लेकिन इतना जरूर है कि इसका असर इतना देखते हैं हम, जैसे जब इस्लामिक क्रांति थी उसके कुछ समय बाद से कई सारे देश उससे प्रेरित हुए, और कह सकते हैं जो कश्मीर में भी हमने देखा आतंकवाद की जो लहर शुरू हुई 80 के दशक के बाद, तो वो बहुत कुछ इस्लाम की जो इस्लामिक क्रांति थी उससे प्रेरित थी। कई सारे देशों में हमने देखा था, लेकिन वहाँ एक मजबूत जो कह सकते हैं कि जो आपने लीबिया का कर्नल गद्दाफी की बात करें, सद्दाम हुसैन की बात करें, अपने अपने दौर पे बड़े तानाशाह थे, तो जिन्होंने अपने देश को कंट्रोल में रखा, लेकिन जैसे ही इनका शासन हटा तो देश छिन्न भिन्न हो गया और आज की तारीख में गुटों में बटे हुए हैं, रोज वहाँ झगड़े, गोली चलने, हत्याओं की खबरें आम बात है। तो ऐसे में अगर ईरान में ऐसी अराजकता फैलती है तो जो पड़ोस के राज्य हैं, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, वो भी इस आंच से बच नहीं पाएंगे। और अमेरिका भी इस बात को भली भांति जानता होगा, क्योंकि ये वो राज्य हैं, देश हैं जो फिलहाल तो अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कल क्या वो करेंगे इसकी किसी को गारंटी नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर अभी अनसर्टेनिटी, जिस तरह से संशय की स्थिति देखी जा रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।